ने आज भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। भारत ने फिर कहा वो सीमा पर शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए है प्रतिबद्ध। पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद किसी सैनिक के लापता होने से किया इनकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा की रक्षा कर रहे सभी भारतीय जवानों के पास होते हैं हथियार, लेकिन समझौते के मुताबिक टकराव के दौरान नहीं होता बंदूकों का उपयोग। गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा विशेष अभियान। 50,000 करोड़ रुपए तक के लोक निर्माण के होंगे कार्य। कोरोना वायरस महामारी के बीच खास बंदोबस्त के साथ 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे हैं चुनाव। अरुणाचल से 1 और कर्नाटक से 4 सदस्यों का निर्विरोध हुआ चुनाव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां और अवंतीपोरा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 आतंकवादियों को किया ढेर। और भारत में कोरोना से रिकवरी की दर 53.79% से अधिक। अब तक 2,04,710 मरीजों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले, 12,573 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना ने 4,52,000 से अधिक लोगों को मौत की नींद सुलाया। कोरोना के वैश्विक मामलों की संख्या 84,53,000 के पार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले खबर ब्रेकिंग है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां और अवंतीपोरा जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शोपियां और अवंतीपोरा जिलों में ये मुठभेड़ चल रही थी पिछले 30 घंटों से, और अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जिस तरह से ये मुठभेड़ चल रही थी उसके बाद ये कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। और शोपियां और अवंतीपोरा जिले में ये मुठभेड़ चल रही थी और वहां पर 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और हमारे संवाददाता सलमान काजी और ज्यादा बातचीत के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। सलमान, क्या है पूरी खबर? दोनों मुठभेड़ों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। ये जो 2 एनकाउंटर्स चल रहे थे दोनों, एक तो शोपियान में एनकाउंटर चल रहा था शोपियान में, और एक मीज अवंतीपुरा में एक एनकाउंटर चल रहा था। दोनों कल शाम से चल रहे हैं। अवंतीपुरा में जो एनकाउंटर था तो कल वहां पे एक मिलिटेंट मारा गया था। उसके बाद जो 2 मिलिटेंट्स थे वो एक नजदीक में एक मस्जिद है वहां पे छुपे थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर उनको सरेंडर करने के कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो लेकिन फिर ये ऑपरेशन आज सुबह रिज्यूम किया गया और इस ऑपरेशन में पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कोई आईईडी यूज नहीं किया है, कोई फायरिंग नहीं यूज की, और उन्होंने ऑपरेशन में जो मस्जिद की सैंक्टिटी है उसको बराबर बरकरार रखते हुए इन 2 को भी मार गिराया आज सुबह जी। तो ये जो एनकाउंटर मीज में था इसमें दो मिलिटेंट आज सुबह मारे गए, तो टोटल में ये 3 मिलिटेंट्स मारे गए। इसके अलावा एक और एनकाउंटर कल शाम को ही स्टार्ट हो गया था। ये बंडपो शोपियान में एनकाउंटर चल रहा था और इस एनकाउंटर में आज सुबह से अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और अभी तक
अभी तक देखा जाए तो इस साल में ये 100 जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हैं इनमें से 100 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो एक बहुत बड़ी जो कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को इस पूरे साल के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में। जी सलमान, अगर अवंतीपोरा वाले एनकाउंटर की बात कही जाए तो ये कल से ही चल रहा है और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर 3 आतंकवादी मारे गए, कल 1 और आज 2। तो कुल मिलाकर कौन से ग्रुप से ये आतंकवादी हैं और क्या वहां पर ऑपरेशन अब खत्म हो गया है? जी, ये जो अवंतीपुरा वाला एनकाउंटर है वहां पे ऑपरेशन खत्म हो चुका है। वहां पे अभी सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से कुछ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर खत्म हो चुका है वहां पे। और वहां पे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि वहां पे और फायरिंग हो सकती है या और कोई मिलिटेंट के छुपे होने की खबर हो। लेकिन जो शोपियन का एनकाउंटर है वो अभी ऑनगोइंग है। वहां पे अभी भी हालांकि फायरिंग अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं उस इलाके में, ताकि वहां पे अगर और कोई छुपा हुआ मिलिटेंट तो उसको भी वो ढूंढ निकालें। अब ये जो शोपिया का एनकाउंटर है वो अभी जैसा कि आपने बताया कि चल रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल दें, ये कब से चल रहा था और इतनी बड़ी संख्या में जो आतंकवादी वहां पे छुपे हुए थे? और सबसे खास बात है जिसको कहना चाहिए कि सुरक्षा बलों को भी शानदार सफलता मिली है, अब तक 5 आतंकवादियों को वहां उन्होंने मार गिराया है। जी, ये शोपियन का एनकाउंटर भी कल शाम को ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे वहां पे, और कुछ छोटी सी फायरिंग भी हुई थी, लेकिन कल इसमें इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। तो लेकिन आज सुबह से इसमें अच्छी खासी जो एक्सचेंज ऑफ गोलियों का तबादला हो रहा था आज सुबह से। तो ये एनकाउंटर भी कल शाम से ही अगर देखा जाए तो चल रहा है, क्योंकि ये कॉर्डन किया गया था, जो इंटेलिजेंस इनपुट के बेस था, ये कल से चल रहा था। तो डेफिनेटली ये एनकाउंटर भी अगर हम माने तो ये कल से ही चल रहा है। और जो आपने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में, देखिए यूजुअली ये एक नया ट्रेंड है कि आजकल जो मिलिटेंट्स हैं वो काफी बड़े बड़े ग्रुप्स में घूम रहे हैं। तो जो यूजुअल इंटरप्रिटेशन इसकी की जा रही है कि उनके पास अब सेफ हाउसेस की कमी हो गई है, तो इसी के लिए उनको बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना पड़ रहा है। तो क्योंकि जो बड़े ग्रुप्स हैं वो ज्यादा इजीली सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए टारगेट बन जाते हैं। तो डेफिनेटली एक दोनों लेवल्स पे, जो ऑपरेशनल लेवल है उसके अलावा जो अच्छी खासी की जो सेफ हाउसेस और बाकी हाइड आउट्स को एलिमिनेट करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली, उसकी वजह से जो मिलिटेंट्स हैं वो बड़े ग्रुप में अब घूम रहे हैं, और जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इजी हो रहा है उनको टैकल करना। इसमें अभी तक क्या किसी तरह का ये पता चल सका है सलमान की कौन से गुट के ये आतंकवादी थे, और क्या इनके साथ में कोई इनका बैकअप भी है? इस तरह की भी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जो अवंतीपोरा का जैसा कि आपने बताया कि वहां का ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है, क्या कुछ वहां से बरामदगी हुई है? क्या कुछ और पता चल सका है? जी, ये अभी एनकाउंटर खत्म हो चुका है। कुछ देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही एनकाउंटर खत्म हो चुका है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ऑब्वियसली वहां पे उतना नजदीक एनकाउंटर साइट के कोई भी मीडिया पर्सन नहीं जा सकता है। तो कुछ देर बाद खुलासा करेंगे कि ये किन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, और क्या क्या सामान और क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो कुछ टाइम में आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो हमें पता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ रॉ नंबर्स की है कि कितने मिलिटेंट्स वहां पे थे और उनको कैसे। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्वियसली जो अवंतीपुरा वाला ऑपरेशन था ये बहुत ही सेंसिटिव था, बिकॉज इसमें एक मस्जिद भी इन्वॉल्व थी। तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने काफी कॉशियसली इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया।
बिल्कुल मैं आपसे इसी चैलेंज के संदर्भ में पूछना चाहता हूं। अक्सर ये देखने में आता है कि किसी धार्मिक स्थल या मस्जिद में आतंकवादी छिप जाते हैं, और जैसा कि जो अवंतीपोरा का ऑपरेशन हुआ उसमें देखा गया कि किसी भी तरह का विस्फोटक का प्रयोग सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं किया गया। बहुत जिसको कहते हैं रेस्ट्रेंट भी बरता गया होगा, और उसके बावजूद ये ऑपरेशन चलाना था। कितना बड़ा चैलेंज अब इस तरह से जो सुरक्षा बल हैं वो फेस करते हैं, और ये जो कामयाबी है शोपियां और अवंतीपोरा की, अगर सम्मिलित कामयाबी देखी जाए, कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं आतंकवादियों के जो पूरे गुट के लिए है, जो पूरे एक जो उनका सिस्टम है उस पर ये एक प्रहार मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जो ये अवंतीपुरा मीज में जो ऑपरेशन चल रहा था, मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हालांकि अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि कोई मॉस्क भी इन्वॉल्व हो। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपने प्रोसीजर्स से उनसे भी ज्यादा उन्होंने कॉशियसली एक्ट किया, और जैसा कि बताया गया है पुलिस की तरफ से कि उन्होंने कोई एक्सप्लोजिव यूज नहीं किया, उन्होंने कोई फायरिंग यूज नहीं की, जो उन्होंने सिर्फ टीयर गैसेस कुछ यूज किए ताकि उनको बाहर निकाला जाए। फिर उसके बाद तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि कैसे वो जो अंदर छुपे मिलिटेंट्स हैं उनको भी बाहर निकालें, और इसके अलावा जो मस्जिद है उसकी सैंक्टिटी भी बरकरार रखें। तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में है ये काम करना है। और बाकी जहां तक आपने कहा कि जो ये ऑपरेशंस हैं ये काफी सतत पिछले ही शोपियन में पिछले ही 1.5 हफ्ते में लगभग 5 ऑपरेशंस हुए हैं, और इन ऑपरेशन में लगभग 22 से 23 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। तो एक ह्यूज सक्सेसफुल रहा है वहां पे इस हिसाब से। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अब तक जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 मिलिटेंट्स को मारा है इस साल। तो एक डेफिनेटली एक बैकफुट में, खास तौर पे कि साउथ कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो काफी बैकफुट पे चली गई है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। सेना को और सुरक्षा बलों को मिली है एक बड़ी कामयाबी, और जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा और शोपियां में सेना ने ऑपरेशन चलाते हुए 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा स्थित पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। बैठक में लद्दाख से लगी चीन की सीमा पर स्थित और खास तौर पर गलवान वैली में वर्तमान स्थिति की चर्चा की जाएगी। गलवान वैली में 15-16 जून के बीच की रात भारतीय सेना के 20 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने चीन की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिससे भारी संख्या में उनके जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को सख्त संदेश देते हुए उन्हें यह भी कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति में सक्षम है। बैठक में पीएम मोदी इस बड़े मुद्दे पर न सिर्फ राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे, बल्कि साथ ही आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी वो कर सकते हैं। और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन की सेनाओं के दरमियान हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव को कम करने की तमाम कोशिशें जारी हैं। भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि वो सीमा और शांति और स्थिरता के साथ साथ देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस मसले पर बुधवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात हुई थी, और भारत ने साफ कर दिया कि चीन तनाव बढ़ाने के लिए कोई कदम न उठाए और द्विपक्षीय समझौतों का पालन करे। इस बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि हमारा कोई भी सैनिक लापता नहीं है। While we remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue, at the same time, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity. It was agreed that both sides would implement the disengagement understanding of 6th June sincerely. Neither side would take any action
to escalate matters and instead ensure peace and tranquility as per bilateral agreements and protocols. इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सीमा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिलबाग सिंह ने कहा कि महामारी के समय भी सीमा पार से घुसपैठ कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए और चौकस रहना होगा। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक ने कहा कि लद्दाख के घटनाक्रम को देखते हुए पाकिस्तान से लगी सीमा पर अतिरिक्त चौकसी रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और सेना के जवान लगातार सफल आतंक रोधी अभियान चला रहे हैं। और शहरों से गांवों में वापस लौटे श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इन श्रमिकों के लिए आजीविका की समस्या न हो, इसको लेकर 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में ये योजना लागू होगी। यह अभियान 125 दिनों का होगा। जिन जिलों में कम से कम 25,000 श्रमिक वापस पहुंचे हैं, उन्हें इस अभियान में शामिल किया गया है, जिनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। हर जिले से कम 25,000 श्रमिकों को इस अभियान के माध्यम से रोजगार मिल पाएगा। और देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक से 4 सीटों और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश से एक सीट को शामिल करते हुए कुल 24 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कराई थी। कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाने से अब बाकी बची राज्यसभा की 19 सीटों से आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से 1-1 सीट पर चुनाव हो रहा है। झारखंड की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं। मिजोरम में 1 सीट के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। गुजरात में 4 सीटों के लिए भी 5 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। आज होने वाला मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना शाम 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। और हमारी संवाददाता सुमन अहमदाबाद से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमन, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से, सबसे पहले तो गुजरात का जो परिदृश्य है उसको क्लियर करिए। अभी फिलहाल वहां वोटिंग चल रही होगी और 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। किस तरह का मुकाबला आप देखती हैं? जी निखिल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होने हैं, जिसके लिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस से 2 उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी, तो वहीं बीजेपी से 3 उम्मीदवार रमीलाबेन बारा, अभय भारद्वाज और नरहनी अमीन जो है वो ये खड़े किए गए हैं। जहां तक अनुमान बताया जा रहा है, अगर संख्या बल में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं, जिसमें से हाल ही में कुछ दिनों पहले 8 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था और 1 विधायक पर केस जारी है और 1 सीट जो है वो रिक्त है। तो 10 सीटें जो है वो इससे बाहर रहेंगी। तो 172 जो आज सीटें हैं इन पर मुकाबला होना है, जिस पर बीजेपी के पास 103 का जो है वो संख्या बल है, तो वही कांग्रेस के पास 65 का संख्या बल है और 2 ट्राइबल पार्टी के विधायक, 1 एनसीपी के और 1 इंडिपेंडेंट। तो संख्या बल को देखते हुए कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2 सीटें जो है वो निश्चित हैं और कांग्रेस की 1 सीट निश्चित बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक कलह है। कुछ दिनों पहले ही जो एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस में की गई थी। नेता जो विधायक है उन सभी को रिजॉर्ट में ले जाया गया था और असंतोष होने के कारण उन्हें रिजॉर्ट में रखा गया था और आज सीधा वोटिंग के दौरान ही यहाँ पर विधायकों को लाया गया है। अभी अंदर जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब तक 20 विधायकों ने वोट दे दिया है। एक अनुमान में आपको एक और ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्राइबल पार्टी के नेता हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक अहम रोल रखते हैं, क्योंकि एनसीपी के जो विधायक हैं कांदल जडेजा, उन्होंने कल बीजेपी से मीटिंग की उनमें और कहीं ना कहीं उनका वो बीजेपी के खेमे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका वोट जो है वो बीजेपी को मिलने की पूरी संभावना है। तो वहीं जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय से जिग्नेश मेवानी है
वो हमेशा से कांग्रेस समर्थक रहे हैं, तो उनका वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो सबसे अहम रोल जो है वो यहाँ पर ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों का है, उनका देखना दिलचस्प होगा कि वो किसको वोट देते हैं। और जो भरत सिंह सोलंकी और नरहरि अमीन जो है, इन दोनों के बीच में चौथी सीट के लिए सीधा सीधा मुकाबला है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या कहीं क्रॉस वोटिंग होती है और किस तरीके से इनको वोट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल, जो चौथी सीट है दरअसल सुमन उसी का मामला अगर देखा जाए तो फंसा हुआ है और कांग्रेस निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुश्किल में होगी। आपने जिस तरह से बताया कि कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी और सिरफुटौल जैसी स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या अपने कुनबे को, अपने खेमे को एकजुट रख पाएगी कांग्रेस, या उसकी तरफ से भी ऐसा लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? जी निखिल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वे इस चौथी सीट को जीत सके। अभी जब कांग्रेस के एमएलए आए तब हमने उनसे बात की तो उन्होंने पहला प्रेफरेंस जो है वो शक्ति सिंह गोहिल को ही बताया है। अभी तक ये भी असमंजस में था कि पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि पहला प्रेफरेंस शक्ति सिंह गोहिल को ही मिलेगा। वहीं जो भरत सिंह सोलंकी है उनका मुकाबला नरहरि अमीन से है। मैं आपको नरहरि अमीन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि वे गुजरात के डिप्टी सीएम रह चुके हैं जब वे कांग्रेस पार्टी में थे और लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। नरहरि अमीन जो है वो एक पाटीदार नेता है, तो कहीं ना कहीं एक पाटीदार नेता होना, कांग्रेस में उनके समर्थक होना, कांग्रेस का इतना लंबे समय तक उनसे जुड़ा रहना, और जो विपक्ष है कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं पाटीदार नेता है जो उनका समर्थक कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो अगर ये सब मिला देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरहरि अमीन का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है और उनके जीतने की जो संभावना है वो भी बताई जा रही है। बहुत सोच समझकर, जिसको कहते हैं कि बहुत ही गुणा गणित के साथ में राज्यसभा की इन सीटों के लिए पत्ते खेले गए हैं और गुजरात पर सबकी नज़र है। किस तरह से आप देखती हैं कि ये जो इसके परिणाम है वो राज्य की राजनीति पर किस तरह से असर डालेंगे और किस तरह से इसका संदेश केंद्र तक जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपको बता दूं कि इसका परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं सब पूरी राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालेगा। संख्या बल मैंने जो आपको बताया कि 172 का संख्या बल है, 5 उम्मीदवार हैं, तो हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 35 वोट की आवश्यकता है। वहीं अगर बीजेपी का संख्या बल देखें तो 103 है। अगर उन्हें 3 सीटें जीतनी है तो उन्हें 105 जो है वो वोट चाहिए होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें 2 वोट जो है वो चाहिए। तो 1 वोट जो है वो उन्हें एनसीपी की तरफ से निश्चित बताया जा रहा है, लेकिन 1 वोट अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो उन्हें मिल सकता है। वहीं ट्राइबल पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी उनको वोट मिलने की संभावना है। तो जो 2 सीटें अगर तीनों सीटें जो है वो बीजेपी को हासिल होती हैं तो गुजरात की राजनीति में भी ये काफ़ी अहम माना जाएगा। गुजरात में कई वर्षों से जो है वो राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये सीटें जो है ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और ये देखना कि चौथी सीट के लिए जो मुकाबला है, क्योंकि दोनों पार्टी जो है वो अपनी पूरा जोर लगा रही है इस चुनाव के लिए। कहीं ना कहीं उम्मीद बताई जा रही है कि बीजेपी से भी जो कांग्रेस के नेताओं के बयान है कि वो भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बीजेपी के विधायकों का ये कहना है कि आप किसी बात पर अभी तक भरोसा नहीं कर सकते, राजनीति है, कुछ भी पलट सकता है। तो वोटिंग के बाद हम ये बता पाएंगे कि किसको किस तरीके से वोट्स मिले हैं और क्रॉस वोटिंग किस तरीके से हुई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक प्रमुख मुद्दा होगा और देखने की बात होगी कि किस तरह से आज वोटिंग हो रही है। आज का दिन बहुत दिलचस्प है जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं और गुजरात के लिए। मैं बहुत शुक्रिया सुमन इस तमाम बातचीत और विस्तार से इतना जो आंकड़ा है और जो जानकारी है उसके लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबर से। देश भर में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को अब मात दे दी है। देश में रिकवरी दर 53.79% से अधिक हो चुका है। देश में अब तक 3,80,532 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वायरस की चपेट में आने से अब तक 12,573 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस के 2,04,710 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 1,63,248 है। देश में हर दिन तेजी से आ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत ने टेस्टिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है और कोरोना महामारी से लड़ाई में देश का हर नागरिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं इस महामारी से निपटने के लिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है और इस कड़ी में उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है।
उत्तर प्रदेश का उद्योग मंत्रालय जिला उद्योग केंद्र वाराणसी के माध्यम से कई हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को भी पीपीई किट उपलब्ध करा रहा है। और बात करते हैं दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तमाम उपायों के बाद भी विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,53,000 के पार जा चुका है। साथ ही दुनिया भर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 4,52,000 से ऊपर चली गई है। इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख से ज्यादा हो गई है और 1,18,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में अब नए आदेशों के तहत लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त हर समय मास्क लगाना जरूरी होगा। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बिना मास्क के घूमते हुए लोगों को देखते हुए ये नए और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लिहाजा अब लोग घर से बाहर सिर्फ कुछ खाते वक्त ही अपना मास्क हटा सकेंगे। और योग सूत्र की श्रृंखला में आचार्य प्रतिष्ठा हमें आज बता रही हैं कि गले के संक्रमण और खांसी से बचाव के सरल उपाय योग के द्वारा क्या है। विरेचन गति के डिफरेंट स्टेप्स हैं और हम आपको वो सभी स्टेप्स आज बता रहे हैं। चारों स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। इन चारों स्टेप्स का नियमित अभ्यास करें, आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होगी। आपको कोई भी वायरस, छोटा मोटा वायरस तो बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। खास तौर पर बदलते मौसम में ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति को खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। आसन में बैठना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना और यहाँ है हमारी मनोवाह नाड़ियां, उन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी अनुभव करना। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले आना, सांस छोड़ते हुए वापस ले जाना। इस प्रकार से इसे करते जाएं। फ्रोजन शोल्डर तक की समस्या में ये बहुत लाभकारी होता है और हमारे शरीर का सारा मल निकाल देता है। 100 एक्सलेशंस तक आप इसे रिपीट कर सकते हैं। लास्ट एक्सलेशन करने के बाद बाहों को खोलने, पूरा गहरा श्वास भरना, सांस छोड़ देना और प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद देना। विरेचन गति के दूसरे स्टेप में हम दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और बाएं स्वर से एक्सेल करते हैं। कंप्लीट एक्सलेशन और फिर से गहरा श्वास भरना, श्वास छोड़ देना। अब हम तीसरी उंगली से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते करेंगे और राइट से एक्सेल करते जाएंगे। कम से कम 50 बार हम एक्सेल करेंगे, यानी 50 बार ही आपने बाईं तरफ से किया, 50 बार दाईं तरफ से किया, पूरा एक्सेल कर लेना, डीप ब्रीदिंग। और अंतिम स्टेप यानी 4th स्टेप में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हैं। अंगूठे और तीसरी उंगली के साथ में हम मूवमेंट करेंगे। दोनों स्वर से हम एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल करते जाएं। कंप्लीट एक्सलेशन और फिर गहरा श्वास, परमात्मा को प्रत्येक श्वास में धन्यवाद देना। इसको भी आप 50 बार तक रिपीट, 50 एक्सलेशंस तक रिपीट कर सकते हैं। तो इस योग सूत्र का ध्यान दें और अपने को स्वस्थ रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।